नजरीन, 3 साल पहले एक ईरानी वजीर ने कहा था कि ईरान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का असर रसूख खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। अब ईरान में कोई महफूज नहीं रहेगा। आज बच्चे बच्चे की जबान पर यह सवाल है कि क्या वाकई ही ईरानी हुकूमत पर मोसाद छा चुकी है? क्या ईरानी इंटेलिजेंस और फौज के अहम ओहदों पर बैठे कुछ लोग यहूदी एजेंसी के एजेंट्स बन चुके हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि 3 साल बाद ईरानी वजीर की पेशगोई हरफ बहरफ सच साबित हो रही है। इसराइल ने चंद माह के अरसे में ईरान के अंदर 2 हाई प्रोफाइल शख्सियात की कामयाबी से टारगेट किलिंग कर दी है। हाई प्रोफाइल शख्सियत ईरान के सदर इब्राहिम रईसी थे, जो मई 2024 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। ये हादसा बड़े मशकूक हालात में हुआ था, यानी वो जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे वो अपनी हिफाजत करने वाले बाकी हेलीकॉप्टर से अलग हुआ और फिर क्रैश कर गया, जिससे ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई में शायद इस्राएली एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। अभी इस हादसे की गर्द नहीं बैठी थी कि फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म और हमास लीडर इस्माइल हनिया, जो ईरान के दौरे पर थे, वो यहूदी एजेंट्स का निशाना बन गए। इन्हें तेहरान में मोसाद एजेंट्स ने ईरानी इनकलाबी गार्ड्स की कड़ी हिफाजत में भी निशाना बनाकर शहीद कर दिया। लेकिन अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह इंकशाफ करके सबसे बड़ा धमाका कर दिया है कि मोसाद के एजेंट्स ने ये बम 2 माह पहले ही इस गेस्ट हाउस में नस्ब कर दिया था जहां इस्माइल हनिया ठहरने वाले थे। यानी इन एजेंट्स को 2 माह पहले से पता चल चुका था कि इस्माइल हनिया तेहरान में आएंगे और फिर इस खास गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस्माइल हनिया की आमद के शेड्यूल और उनकी रिहाइशगाह के मकाम को खुफिया रखा गया था, लेकिन फिर भी मोसाद के एजेंट्स ये सब कुछ जान चुके थे। और फिर दूसरी खौफनाक बात ये हुई कि उन्होंने इसमें बड़ी आसानी से एक बम भी स्मगल कर दिया। हालांकि ये गेस्ट हाउस ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के कंट्रोल में था और इसकी दिन रात बड़ी कड़ी निगरानी और सख्त हिफाजत की जाती थी, लेकिन फिर भी एक बम वहां स्मगल होकर आ गया। जाहिर है ये काम किसी खुफिया मदद के बगैर तो नहीं किया जा सकता। यानी कि ईरानी रजीम के अंदर कोई एक या बहुत सी बड़ी ताकतवर शख्सियात ऐसी हैं जो किसी लालच या ब्लैकमेलिंग के नतीजे में मोसाद के शिकंजे में आ चुकी हैं। ये बातें तो अब अमरीकी मीडिया में भी होने लगी हैं कि ईरान की अहम शख्सियात इसराइली मोसाद या अमरीकी CIA के शिकंजे में हैं। नजरीन, 2013 में एक अमरीकी टीवी सीरीज होमलैंड के एक सीजन में भी दिखाया गया था कि अमरीकी CIA ईरानी हुकूमत में एक ताकतवर ओहदे पर अपने एजेंट को तैनात कर देती है। ऐसी टीवी सीरीज को अमूमन अमरीकी प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया जाता है। किसी के वहमो गुमान में ये बात नहीं आ सकती थी कि बाज़ औक़ात ऐसे सीजन्स नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ बयान कर रहे होते हैं। इसराइली एजेंट्स की ईरान में हाई प्रोफाइल टारगेट इस्माइल हनिया को शहीद करने की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि ईरान में इसराइली एजेंट्स न सिर्फ ये कि बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बल्कि उनके पास जदीद ड्रोन्स और मिसाइल भी हैं जिन्हें वो बड़ी बेफिक्री से ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब जाहिर है ईरानी हुकूमत के अंदर छुपी हुई काली भेड़ों की मदद के बगैर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के हुकूमती निज़ाम में इसराइल की घुसपैठ किस हद तक है, ईरान के अंदर और बाहर कितने लोग ईरानी इंटेलिजेंस और इसराइली मोसाद की लड़ाई की भेंट चढ़ चुके हैं, ईरानी इंटेलिजेंस इसराइली मोसाद को काउंटर करने में किस हद तक कामयाब रही है। लेकिन इन सवालात के जवाब देने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ईरान के पास इसराइल को इसके बुज़दिलाना हमलों का मजा चिखाने के लिए क्या जंगी सलाहियतें हैं, तो इस पर हमारी वीडियो जरूर देखिए। इनमें हमने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके तफसील से बताया है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल पावर कितनी है। इसके अलावा इसराइल और ईरानी फौजी ताकत का मवाजना भी इन वीडियोस में बताया गया है। अब हम अपने असली मौजू पर वापस आते हैं कि इसराइल ने ईरानी हुकूमत और इसके सिक्योरिटी इदारों में किस हद तक घुसपैठ कर ली है। तो पहले आपको ये बता दें कि ईरान और इसराइल एक दूसरे के किस हद तक दुश्मन हैं और इसराइल ईरान में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी समझता है। नाज़रीन, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इसराइल ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है। ईरान वो मुल्क है जिसने इसराइली रियासत की खुलकर मुखालफत की है। 80 की दहाई में जब अरब ममालिक इसराइल से दोस्ती की तरफ माइल हो चुके थे, तो ये ईरान ही था जिसने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का
हर मौके पर साथ दिया था। ईरान ने ही लबनान में हिजबुल्लाह बनवाई, जिसने जनूबी लबनान पर इस्राएली कब्जा खत्म करवाया। फलस्तीन में हमास और यमन से इसराइल पर ड्रोन हमले करने वाले हौजियों की माली और फौजी मदद भी ईरान ही करता रहा है। ईरानी हुकूमत एलानिया कहती है कि इसके पास एटम बम आ गया तो वो इसे इसराइल पर फेंक देंगे। डियर व्यूअर्स, आप में से कितने लोग जानते हैं कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक घड़ी भी नस्ब है जिसमें इसराइल के खात्मे का काउंटडाउन चल रहा है। इस घड़ी का इफ्तिताह 2017 में किया गया था। इस पर इसराइल की तबाही के लिए 8,411 दिन का वक्त तय किया गया था। इस घड़ी पर हर रोज एक दिन कम हो रहा है। इस काउंटडाउन के मुताबिक 2040 में यहूदी रियासत अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। इसलिए इसराइल भी ईरानी हुकूमत का बदतरीन दुश्मन बन चुका है। खास तौर पर ईरान के एटमी प्रोग्राम को तो वो अपने लिए शदीद खतरा समझता है। इसी खतरे को खत्म करने के लिए उसने अमेरिका की मदद से ईरान पर हजारों पाबंदियां लगवा रखी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो न्यूक्लियर डील 2015 में हुई थी, इसे भी इसराइल ने अमेरिकी सदर ट्रंप के जरिए खत्म करवा दिया था। इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमले की धमकियां भी आए दिन देता रहता है, लेकिन ईरानी एटमी तंसीबात इंतहाई महफूज अंडरग्राउंड इमारतों में बनाई गई हैं। इन बातों से नाजरीन आप समझ गए होंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान बदतरीन दुश्मनी है। इसलिए इसराइल ये जरूरी समझता है कि वो ईरानी हुकूमत में घुस बैठ करे और वहां से ईरानी एटमी प्रोग्राम और इसकी फौजी सलाहियतों और एंटी इसराइल मलेशियाज जो ईरान के साथ हैं उन्हें भी भरपूर तरीके से निशाना बनाए। इसलिए इसराइल की बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को ये टास्क दे दिया गया है कि वो ईरान के हुकूमती निज़ाम में अपनी जगह बनाए। 24 साल पहले मोसाद ने ईरान में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ाने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब इसराइल को जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से बदतरीन शिकस्त खाना पड़ी थी। यहूदी फौज जनूबी लबनान का 10 किलोमीटर का इलाका, जिसे वो अपनी सिक्योरिटी जोन कहती थी, वो खाली करने पर मजबूर हो गई थी। ये सब कुछ ईरान की मदद से हुआ था। इसलिए मोसाद ने ईरान में अपने एजेंट्स दाखिल करना शुरू कर दिए। नाजरीन, इंटेलिजेंस की दुनिया में दो टर्म्स बड़ी मशहूर हैं। एक है ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरी है सिग्नल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये इंसानों के जरिए की जाती है, यानी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी पैसे देकर या ब्लैकमेलिंग या किसी भी और तरीके से अपने दुश्मन मुल्क में लोगों को फांसती है। इन लोगों को फॉरेन अकाउंट्स में डॉलर पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बदले में ये लोग इस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुखबर बनकर सारी जिंदगी इसके लिए काम करते हैं। इन लोगों को मुखबर बनाने में एजेंसी का ये फ़ायदा होता है कि इसके अपने लोग कभी सामने नहीं आते। कोई मुखबर पकड़ा भी जाए तो इस एजेंसी पर या इसे कंट्रोल करने वाले मुल्क पर कोई इल्ज़ाम नहीं आता। यहूदी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने भी इन्हीं हथकंडों से ईरान भर में अपने एजेंट्स का नेटवर्क कायम करना शुरू कर दिया। इसने ईरानी इंटेलिजेंस और फौज में भी अपने लोग दाखिल करना शुरू कर दिए। इस वक्त ईरानी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों में मोसाद के कितने एजेंट्स हैं और वो कौन हैं, ये तो जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसी कभी नहीं बताएगी, लेकिन ऐसे इशारे मिल चुके हैं जिनसे जाहिर होता है कि ईरानी हुकूमत में मोसाद का असर रसूख किसी गैर मामूली लेवल को छू रहा है। इसलिए अली यूनुसी का एक बयान बहुत अहम है। नाज़रीन, अली यूनुसी 2000 से 2005 तक ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने 2021 में एक मीडिया इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू मोसाद की घुसपैठ को समझने के लिए बहुत अहम है। गौर से सुनिए कि उन्होंने कहा कि ईरान में मोसाद का असर रसूख इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अब ईरान के हर हुकूमती ओहदेदार की जिंदगी खतरे में है। उन्होंने मजीद कहा कि अब बड़े ओहदेदारों पर कातलाना हमले जरूर होंगे। नाजरीन, अली यूनुसी ने चंद बरस पहले जिस खतरे की निशानदही की थी वो अब हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। इस बयान के चंद साल बाद जिस तरह ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को निशाना बनाया गया और फिर इस्माइल हनिया की शहादत हुई, इससे आप इस असर रसूख का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा इसराइल ने ईरान में सिग्नल इंटेलिजेंस भी शुरू कर दी थी। सिग्नल इंटेलिजेंस, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये इंटरनेट और मीडिया से मुंसलिक इंटेलिजेंस का नाम है। इसराइली हैकर्स ने तल अवीव में बैठकर ईरान के कंप्यूटर नेटवर्क्स
اور کمیونیکیشن سسٹمز میں گھسنا شروع کر دیا۔ ایران کے سیکیورٹی سے منسلک تمام کمپیوٹر نیٹ ورکس کی کڑی نگرانی ہونے لگی، یعنی کہ ہیومن انٹیلیجنس اور سگنل انٹیلیجنس کے ذریعے اسرائیلی ایجنسی موساد نے ایران کے حکومتی نظام میں اتنی گھس بیٹھ کر لی کہ اب ایرانی انٹیلیجنس کے لیے اس سے چھٹکارا پانا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل تو اب ہو ہی چکا ہے۔ اسرائیل نے ایرانی نظام حکومت اور سیکیورٹی اداروں میں نقب لگانے کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا وہ ایرانی حکمران نہیں بلکہ ایٹمی سائنسدان تھے۔ ایٹمی سائنسدانوں پر حملوں کا آغاز باقاعدہ طور پر 2010 سے ہوا تھا۔ ایران کے ایک ایٹمی سائنسدان مسعود علی محمدی جو کہ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے، انہیں ایک بم حملے میں شہید کر دیا گیا۔ انہیں شہید کرنے کے لیے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو کوئی لمبی چوڑی پلاننگ بھی نہیں کرنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک ایران میں کسی سائنسدان کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کے ایجنٹس نے انہیں شہید کرنے کے لیے ایک ریموٹ کنٹرولڈ بم ان کی موٹر سائیکل میں نصب کر دیا تھا۔ مسعود علی کی شہادت سے ایرانی انٹیلیجنس چونک گئی اور اس نے اپنی سرویلنس بھی بڑھا دی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہائی پروفائل ایٹمی سائنسدانوں کی سیکیورٹی کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2010 میں ہی موساد کو دیگر ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنانے کا موقع مل گیا۔ نومبر 2010 میں موساد کے موٹر سائیکل سوار ایجنٹس نے دونوں سائنسدانوں کو چلتی کاروں میں نشانہ بنایا۔ یہ دونوں سائنسدان تہران کی شہید بہشتی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ اسی روز شہید بہشتی یونیورسٹی کے فزکس کے پروفیسر فریدون عباسی پر بھی حملہ کیا گیا، لیکن فریدون عباسی خوش قسمت تھے کہ وہ دھماکے میں شدید زخمی تو ہوئے تاہم ان کی جان بچ گئی۔ اس قاتلانہ حملے کے بعد وہ ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ بھی رہے اور ایرانی پارلیمنٹ کے رکن بھی بنے۔ موساد کے ایجنٹس اس کارروائی کے بعد تقریباً 1 سال تک انڈر گراؤنڈ رہے۔ اس دوران ایرانی انٹیلیجنس انہیں تلاش کرتی رہی، لیکن ایرانی سائنسدانوں کے یہ قاتل کبھی اس کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ 1 سال کے بعد جنوری 2012 میں موساد پھر منظر عام پر آ گئی۔ اس بار ان کے نشانے پر ایٹمی سائنسدان مصطفیٰ احمدی روشن تھے۔ وہ کیمیکل انجینئر تھے اور انہیں ایران کے سب سے اہم نیوکلیئر پلانٹ نیتنز میں یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی کے ایک حصے کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ موساد کے ایجنٹس نے انہیں قتل کرنے کے لیے ان کی کار میں بم لگایا۔ اس دھماکے میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بار پھر موساد کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ کئی برس بعد ایران کے سب سے اہم سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ محسن فخری زادہ بہت ہی ہائی پروفائل ٹارگٹ تھے۔ وہ ایران کے سب سے بڑے ایٹمی سائنسدان تھے۔ نومبر 2020 میں جب ایران کے یہ اہم ترین ایٹمی سائنسدان چھٹیاں منانے جا رہے تھے تو انہیں بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ موساد کے ایجنٹس نے ان کے راستے میں ایک وین کھڑی کر دی۔ اس وین میں ریموٹ کنٹرولڈ گنز لگائی گئی تھیں۔ پھر ان گنز سے فائرنگ کر کے محسن فخری زادہ کو بڑی آسانی سے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی موساد کی کارروائیوں کا دائرہ کار ایران میں پھیلتا ہی چلا گیا۔ اب اس نے ایٹمی سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ ایران کی سب سے طاقتور فورس ایرانی انقلابی گارڈز کو بھی نشانے پر رکھ لیا ہے۔ 2022 میں انقلابی گارڈز کی سب سے طاقتور فورس القدس فورس جو کہ ایران سے باہر دوسرے ملکوں میں کارروائیاں کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے کرنل حسن سیاد کو قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل کو شک تھا کہ کرنل حسن سیاد حزب اللہ کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ موساد ایجنٹس کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انہیں تہران میں ان کے گھر کے باہر براہ راست فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ قاتل غائب ہو گئے اور کبھی بھی ایرانی پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکے۔ ان ٹارگٹ کلنگز کے ساتھ موساد نے اپنے حملوں کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا۔ اب اس نے ایرانی ایٹمی پروگرام کے ساتھ ایران کے دیگر ہتھیاروں کے پروگرامز کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایرانی حکومت یہ ہتھیار اور ڈرونز حزب اللہ اور حماس کو بھیج رہی تھی جو یہودی ریاست کو منظور نہیں تھے۔ اس لیے موساد نے ایران کے ہتھیاروں اور خاص طور پر ڈرونز کے پلانٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ 12 فروری 2020 کے روز موساد نے ایرانی ڈرون پروجیکٹ کے خلاف ایک زبردست حملہ کیا۔ اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ یہ حملہ بھی ڈرونز کی مدد سے کیا گیا تھا، یعنی موساد کے لوگ اپنے حملوں میں ٹیکنالوجی کا بھی بھرپور استعمال کر رہے تھے۔ مئی 2022 میں تہران کے قریب پارچین فیکٹری جہاں ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے پرزے بنتے تھے،
वहां दूसरा ड्रोन हमला हुआ। इस ड्रोन हमले में फैक्ट्री की इमारत बुरी तरह तबाह हो गई। अगले साल ईरान के शहर अस्फहान में भी हथियार तैयार करने वाली एक फैक्ट्री निशाना बनी, लेकिन इस बार ईरानी सिक्योरिटी एहलकार चौकन्ने थे। उन्होंने तमाम इस्राएली ड्रोन्स को मार गिराया और मोसाद का मंसूबा नाकाम बना दिया। फिर 2024 में 5 ईरानी सूबों को गैस सप्लाई करने वाली 2 गैस पाइपलाइंस को कई मकामात पर बम लगाकर तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियां मोसाद के खिलाफ काउंटर इंटेलिजेंस करती रहती हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्रवाइयां बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। ज़ाहिर है मोसाद का तो हर हमला ही कामयाब हो रहा है, जबकि इसके मुकाबले में ईरानी इंटेलिजेंस अब तक ईरान में किसी हाई प्रोफाइल मोसाद एजेंट को हलाक या जिंदा गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मोसाद शायद ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों में भी अपनी घुसपैठ कर चुकी है। शायद इसलिए इसे ईरान की हर कार्रवाई का पहले से ही इल्म हो जाता है और इसके एजेंट्स कभी पकड़े नहीं जाते। फिर भी ईरान वक्तन फवक्तन ऐसे ऐलानात करता रहा है कि उसने इस्राएली एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। मिसाल के तौर पे 2020 में ईरान में मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले बहुत से लोगों पर खुफिया राज अफशा करने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा भी कई बार इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर लोगों को क्रेनों से लटकाकर फांसियां दी गई। मोसाद के लिए काम करने के इल्ज़ाम में अब तक जो सबसे हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई है वो ब्रिगेडियर जनरल अली नसीरी की गिरफ्तारी है। इस अफसर को भी खुफिया मालूमात इसराइल को देने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कैसे ईरान के अंदर मोसाद एक नासूर बन चुकी है। ईरानी इदारे मोसाद के एजेंट्स के सामने बज़ाहिर बेबस दिखाई दे रहे हैं। अगर ईरान इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसी के शिकंजे से निकलना चाहता है तो इसे बरसों तक मेहनत करनी पड़ेगी। खास तौर पर अपने सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत में आला हुदों पर फाइज लोगों की छांटी करना होगी। इन लोगों की नकलो हरकत को चेक करना होगा और ये देखना होगा कि मोसाद किन चोर दरवाजों से अपने एजेंट्स को इन इदारों में दाखिल कर रही है। इसके बाद उन्हें अपने मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों से भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे। आज ईरान के सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में बलोच कबाइल ईरानी इनकलाबी गार्ड से अलहदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान के शुमाल मगरबी इलाकों में रहने वाली कुर्द आबादी भी ईरानी हुकूमत से खुश नहीं है। तेहरान और उसके इर्द गिर्द कई शहरों में जमहूरियत के हामी लोगों की भी बड़ी तादाद है जो ईरान की इनकलाबी हुकूमत को पसंद नहीं करते। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि मोसाद के एजेंट्स इन्हीं गिरोहों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि इन्हें ईरानी हुकूमत के खिलाफ भड़का कर अपने साथ मिलाना मोसाद के लिए बहुत ही आसान है। इसलिए ईरानी हुकूमत के लिए लाजमी है कि वो इन सब लोगों से मामलात ठीक करे, क्योंकि बाहर के दुश्मन लड़ना आसान है लेकिन घर के अंदर छुपे हुए दुश्मन का मुकाबला मुश्किल है। अगर आप ईरान के जंगी हथियारों और एटमी प्रोग्राम पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये 3 वीडियोस के लिंक्स आखिर में मौजूद हैं। इनको क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं।